क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो कंडक्टिविटी के बेस पे जैसा कि हमने एलिमेंट्री क्लासेस में देखा है, 3 टाइप के सॉलिड होते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, यानी कुचालक, चालक और अर्धचालक। तो इन तीनों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या क्या होती है और इनका अभी अभी अपन ने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि 2 तरह के बैंड होते हैं सॉलिड में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, यानी चालन बैंड और संयोजकता बैंड, और दोनों के बीच में गैप होता है जिसे फॉरबिडन गैप कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इंसुलेटर को। तो इंसुलेटर के अंदर कंडक्शन, क्योंकि आपको पता उस लेक्चर मैंने बताया था कि सबसे जो खाली लेवल होता है और वैलेंस बैंड वो लेवल, वैलेंस लेवल वो होता है जिसमें सबसे हाईएस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होता है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला, उसके नीचे के लेवल भरे हुए होते हैं और उसके ऊपर के लेवल खाली होते हैं। तो जस्ट खाली वाला बैंड होता है उसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो ये है चालन बैंड, और चालन बैंड के करस्पॉन्डिंग सबसे नीचे वाला लेवल जो है उसे हम कहते हैं कंडक्शन लेवल। ठीक है, इसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C फॉर कंडक्शन। और जो वैलेंस बैंड होता है वो नीचे होता है, दोनों के बीच में गैप होता है। तो जब इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनके बीच में ये गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से ज़्यादा का होता है, ये वाला गैप, तो उस तरह के मटेरियल्स को बोलते हैं इंसुलेटर। ये वैलेंस बैंड होता है, इस संयोजकता कोश का हाईएस्ट लेवल जो होता है इसे रिप्रेजेंट करते हैं EV से। V का मतलब वैलेंस, संयोजकता। तो संयोजकता लेवल हो गया, ये चालन का लेवल हो गया, और इन दोनों के बीच में गैप है, इस तरह के मटेरियल को बोलते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर में क्या होता है कि दोनों के बीच में कोई गैप ही नहीं होता, बल्कि ये जो EC है ये नीचे आते आते इस EV के अंदर घुस जाता है, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग में आप देखो ब्लू वाला जो लेवल है वो अपना वैलेंस बैंड है। तो देखो ये ब्लू वाला जो लेवल है ये बढ़ता गया, यहाँ पे जाके खत्म हो गया, और देखो वैलेंस बैंड जहाँ खत्म होता है उसके हाईएस्ट लेवल को अपन EV से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्लू वाले की हाईएस्ट पीक देखो यहाँ पर आ रही है, तो ये हो जाएगा हमारा EV। और जो रेड वाला है वो कंडक्शन बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट लेवल हो गया EC। तो EC और EV एक दूसरे के अंदर घुस चुके हैं, तो देखो काफ़ी ब्लू और रेड लेवल एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर गए हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अगर वैलेंस बैंड में भी रखोगे तो ये वैलेंस बैंड हमारा कहाँ है, कौन सा वाला वैलेंस बैंड, ब्लू वाला। तो ब्लू वाले लेवल के सबसे हाईएस्ट ऊपर कहाँ रखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ईजिली कंडक्शन बैंड में आ जा सकते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन हमें कंडक्शन बैंड में भी मिल जाते हैं, क्यों, क्योंकि कोई गैप ही नहीं है, तो उनको पार करने के लिए एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, वो बिना एनर्जी के भी आराम से उस कंडक्शन लेवल में जा सकते हैं, क्योंकि कंडक्शन लेवल रेड वाला है, तो रेड वाले में इलेक्ट्रॉन आसानी से रह सकते हैं। तो ये से बोलते हैं कंडक्टर। और इस तीसरे टाइप का होता है सेमी कंडक्टर, जिनके बीच में कंडक्शन बैंड, ये लेवल हो गया EC और ये हो गया EV, यानी गैप होता है, लेकिन वो गैप इंसुलेटर से बहुत कम होता है। ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। अब थोड़ा सा डिटेल से इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले होता है इंसुलेटर। जो रूम टेम्परेचर होता है अपना, रूम टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आती है, रूम टेम्परेचर सपोज अपने पास T है, तो उसको K से मल्टीप्लाई करते ही KT बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, एनर्जी मिल जाती है। तो रूम टेम्परेचर सपोज 300 केल्विन है या जितना भी है, तो रूम टेम्परेचर जनरल जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आती है लगभग 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जो रूम टेम्परेचर पे ये एनर्जी का गैप है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इस 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो रूम टेम्परेचर पे जब कोई मटेरियल यानी इंसुलेटर रखा हुआ होगा, तो ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जब चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं और कंडक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस गैप को पार करने के लिए इनको एनर्जी चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रूम टेम्परेचर पे इनके पास एनर्जी आएगी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत कम है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मौजूद नहीं होता। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वही इलेक्ट्रॉन करते हैं जो कंडक्शन बैंड में मौजूद होते हैं। फिलहाल कुछ भी नहीं है, इसलिए जो इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं, वो करंट को फ्लो नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। इस वजह से इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, और वो बहुत कम क्या होती है, देखो 10⁻12 से 10⁻18 मो पर मीटर, ये कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। ध्यान रखना, ये यूनिट होती है कंडक्टिविटी की यूनिट। मो ओम का उल्टा होता है, ओम रेजिस्टिविटी की होती है, और कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टिविटी को रो से। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है प्रतिरोधकता, और कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता। तो ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, ये ध्यान रखना। तो हमें पता है जो रेजिस्टिविटी होती है वो एक तरह से प्रतिरोध का ही मापन करता है, तो उसके अंदर ओम टर्म आता है, इसलिए कंडक्टिविटी में उसका उल्टा आता है मो। ठीक है, और ये ओम इंटू मीटर है, ओम इंटू मीटर का इन्वर्स करो, 1/ओम इंटू मीटर। तो 1/ओम तो क्या हो जाएगा, मो
और 1/मीटर रहने दो एज इट इज़, तो mho/मीटर। इस वजह से कंडक्टिविटी यूनिट क्या आ रही है, mho/मीटर। ठीक है, तो ये इसकी कंडक्टिविटी होती है इस रेंज की। रेजिस्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी का बिल्कुल उल्टा है, तो -12 को +12 कर दो, -18 को +18 कर दो, यूनिट चेंज कर दो। गैप जैसा मैंने बताया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लगभग ज़्यादा होता है, ज़्यादा ही होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव आना। अब ये क्या है, प्रतिरोधकता का ताप गुणांक, हिंदी में इसको बोलेंगे प्रतिरोधकता का ताप गुणांक। और वो नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि अगर हम टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी में ग्राफ प्लॉट करें, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी में ग्राफ प्लॉट करें, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर बढ़ाते जाएं और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती जाए, तब तो ये कोफिशिएंट आता है पॉजिटिव। और टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेजिस्टिविटी घटती है तो ये आता है नेगेटिव। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंडक्टिविटी चेक करते हैं। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी का जो कोफिशिएंट होगा उसका बिल्कुल उल्टा होगा। कंडक्टिविटी का अगर पॉजिटिव आता है तो रेजिस्टिविटी का नेगेटिव आएगा, कंडक्टिविटी का नेगेटिव आता है तो रेजिस्टिविटी का कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा। पर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करना ज़्यादा ईजी है, तो हम उससे समझेंगे। तो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी चेक करते हैं। अभी मैंने बताया था कि कंडक्टिविटी कौन से इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्शन बैंड में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी इसकी होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ते बढ़ते अगर उनको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल गई तो वो इस गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, और वहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन यानी विद्युत का चालन कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रीली मूव करने के लिए बहुत सारी उनके पास जगह है। तो टी इंक्रीज करने से, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो जिससे कि इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ रही है, और क्योंकि सिग्मा का उल्टा होता है रो, तो टेम्परेचर बढ़ने से अगर कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो रेजिस्टिविटी घटेगी, प्रतिरोधकता घटेगी। तो इसको हटा दो। अब टेम्परेचर के साथ में रिलेशन देख लो। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी घट रही है, और मैंने कहा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी घटेगी तो ये कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये इसलिए नेगेटिव है। इसका एग्जाम्पल डायमंड देख लो। डायमंड का गैप, बैंड गैप होता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, और उसकी रेजिस्टिविटी होती है 10⁻16, जो कि 12 से 18 की रेंज में है। ठीक है, इसके बाद आता है कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर हमने देखा था कि एक तो कंडक्शन बैंड की और वैलेंस बैंड की ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से बैंड गैप बिल्कुल भी नहीं होता है। कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप लिख सकते हो ये कंडक्टिविटी के अंदर ब्रैकेट में वेरी लो और रेजिस्टिविटी वेरी हाई, क्योंकि रेंज ही दिख रही है। तो यहाँ कंडक्टर बिल्कुल उल्टा होगा। इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका नाम कंडक्टर है, और वो होती है 10⁻6 से 10⁻8। तो रेजिस्टिविटी इसकी उल्टे हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, -6 से -8। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव। क्यों आता है पॉजिटिव, देखते हैं। सबसे पहले कंडक्टर के अंदर देखते हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर दोनों बैंड की ओवरलैपिंग है, और यहाँ पर जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो बिना किसी बाहर की एनर्जी के आसानी से कंडक्शन बैंड में घूम सकते हैं, क्योंकि कंडक्शन बैंड पूरा खाली पड़ा है और वो वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ईजीली कर सकते हैं। उन्हें बाहर के टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो करंट का फ्लो आसानी से हो रहा है, बाहर से हम कोई टेम्परेचर फिलहाल नहीं दे रहे हैं। अब क्या होगा, जब हम बाहर से इनको टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो बाहर से टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि आसानी से पहले अकेला मूव कर रहा था और करंट को फ्लो करवा रहा था, अब उसकी सडनली एनर्जी और बढ़ जाएगी। एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने से वो सीधा सीधा मूव करने की बजाय दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टकराता फिरेगा, और जब जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो टक्करों की वजह से हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हमें पता है रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट के फ्लो करवाने में बैरियर बनना, बाधा बनना। तो इलेक्ट्रॉन की टक्करों की वजह से वो इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो नहीं करवा पाएगा, क्योंकि अपनी सारी एनर्जी तो वो किस में खर्च कर रहा है, टक्करों के दौरान उसकी एनर्जी घटती जाएगी। तो वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि करंट का फ्लो होने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से आसानी से फ्लो होकर दूसरी जगह तक पहुंच जाए। अब क्योंकि टेम्परेचर हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो टक्करों की वजह से वो वहीं पर टक्कर कर करके उलझ जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन
करंट का फ्लो करवाने के लिए दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। तो इस वजह से करंट की वैल्यू घट जाएगी, और करंट के मान घटने का मतलब होता है कंडक्टिविटी का डिक्रीज होना, तो उसकी विद्युत चालन की क्षमता कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर हमने यहाँ पर कंडक्टर का बढ़ा दिया था, उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी घट गई, और जब कंडक्टिविटी घट गई का मतलब है उसका रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ गया। और जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन बिना किसी बाहर की सहायता से आसानी से करंट फ्लो करवा रहा है, उसकी एनर्जी अगर बढ़ा दोगे तो वो ज़्यादा टक्करें वहाँ पर करेगा, जिससे प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ने से प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। तो अब इस सिग्मा को अगर हटा दिया जाए तो T बढ़ने से रो का मान बढ़ रहा है, तो T बढ़ने से रो का मान बढ़ेगा, तो हमें ये इस तरह का स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इस वजह से कोफिशिएंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाने से रो बढ़े तो कोफिशिएंट पॉजिटिव आता है, और T बढ़ाने से रो घटे तो कोफिशिएंट नेगेटिव आता है। एग्जाम्पल वैसे तो सारे ही मेटल्स है, तो सिल्वर और कॉपर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तीसरे टाइप का सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप नहीं करते हैं, उनके बीच में गैप होता है, लेकिन वो गैप बहुत ही कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। कंडक्टिविटी इनकी एवरेज होती है, यानी इंसुलेटर से तो अच्छी कंडक्टिविटी होती है, लेकिन कंडक्टर से थोड़ी सी कम होती है। रेजिस्टिविटी इसकी इंसुलेटर से कम होती है और कंडक्टर से ज़्यादा होती है। तो ये रेंज होती है 10⁻1 से -7, और ये उल्टा कर दो -1 से 7, ठीक है। एग्जाम्पल जर्मेनियम, जिसका बैंड गैप होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 1 से कम है। सिलिकॉन 1.1, जो लगभग 1 के बराबर है, हल्का सा 1 से ज़्यादा है, एटसेट्रा। 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर भी इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायग्राम में अपन देखते हैं तो इंसुलेटर के टाइम पे सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन पूरा खाली होता है, और जब T = 0 केल्विन रखते हैं तो इसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन नीचे होते हैं और ऊपर का बैंड पूरा खाली होता है। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नीचे से इलेक्ट्रॉन इस गैप को पार करके ऊपर पहुँच जाते हैं, ऊपर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, पीछे जाते वक्त वो अपनी जगह खाली जगह छोड़ जाते हैं, और उन खाली जगह को कहते हैं होल। तो थोड़े टाइम बाद जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वैलेंस बैंड में तो बहुत सारे होल बन गए और कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बन गए, और करंट फ्लो इन दोनों की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन भी करंट फ्लो करवाते हैं और होल भी करंट फ्लो करवाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता ही है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक। होता क्या है कि ऊपर वाला जो कंडक्शन बैंड है और नीचे वाला जो वैलेंस बैंड है, उनमें हमें इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से निकाल के ऊपर भेजना है, तो इस गैप को हमें पार करवाना पड़ेगा। इस गैप को पार करवाने के लिए हम अगर केवल टेम्परेचर बढ़ाएं, यानी केवल टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन नीचे से पार करके ऊपर चले जाएंगे, उस तरह के सेमीकंडक्टर को, जिस सेमीकंडक्टर में केवल टेम्परेचर की वजह से ये प्रोसेस होता है, यानी नीचे से इलेक्ट्रॉनों का बैंड गैप को पार करके ऊपर जाना, ये प्रक्रिया अगर केवल टेम्परेचर की वजह से हो रही है तो इस प्रकार के अर्धचालक को बोलते हैं नेज अर्धचालक या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो लिखा हुआ है ओनली ड्यू टू टेम्परेचर, यहाँ पर केवल टेम्परेचर की वजह से चार्ज कैरियर्स बनते हैं। चार्ज कैरियर्स का मतलब जो करंट को के फ्लो में योगदान देते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो होल हो, लेकिन उनका बनना केवल किसकी वजह से हुआ है? टेम्परेचर की वजह से हुआ है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या में या होलों की संख्या में वृद्धि करना चाहें और वो हम टेम्परेचर की बजाय इम्प्योरिटी मिला के करें, अपन आगे देखेंगे डिटेल से कि इम्प्योरिटी मिला के कैसे उनको करते हैं, तो इम्प्योरिटी मिला के अगर हम वो करें तो उस तरह के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक या फिर अपद्रवी। जैसे कि अपन देखेंगे कि 5th ग्रुप के या 3rd ग्रुप के एलिमेंट को मिला के इनके अंदर मिक्स करके इलेक्ट्रॉनों की या फिर होलों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। तो ये सेमीकंडक्टर के 2 टाइप हैं जिनकी डेफिनेशन हमें याद रखनी है। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इसका होता है नेगेटिव। अब वो नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर गैप है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नीचे से इलेक्ट्रॉन निकलकर ऊपर चले जाएंगे और ऊपर आसानी से वो फ्रीली मूव करेंगे, जिससे कि वो करंट में योगदान देंगे, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है और कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब रेजिस्टिविटी घटती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए कोफिशिएंट नेगेटिव आया है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के सॉलिड थे, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर।